कबीरपंथी संत निर्मल साहब जी जिला सिवान बिहार से आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में दौरे पे हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस समय वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, और किसान बिल पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो हम निर्मल साहब जी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। साहब बंदगी, आप इस समय वर्तमान में लखनऊ शहर में हैं, तो इस समय देश की हालात बहुत डगमग स्थिति चल रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सच्चाई ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो पूरी तौर से ईवीएम मशीन के द्वारा बेईमानी से सत्ता में आई है। और सत्ता में आने के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के लोग सम्मिलित हुए और साष्टांग उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि हमें कुछ करना नहीं है, आप जो कहेंगे वही हमको करना है। इसके बाद दूसरे दिन सारे अखबारों में बयान आता है अशोक सिंघल जी का। उन्होंने कहा कि भारत में 900 वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है, और उनका मतलब ये था कि 900 वर्षों के पूर्व जो भारत की स्थिति थी, तो उनका कहने का आशय था कि देश को 900 वर्षों के पूर्व की स्थिति में पहुंचाने का लक्ष्य संघ और बीजेपी ने कर दिया। और इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली, देश की जो व्यवस्था चल रही थी उसको एक एक करके नष्ट करने का कार्य किया। नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया। इसके बाद एक एक गलत कारनामा करके सरकारी उपक्रमों को, जो लाभप्रद उद्योग थे, सबको नष्ट किया, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट किया। और इसी के दौरान 2019 में बेईमानी से सत्ता के और 370 की धारा का एक नाटक करके देश को एकदम बर्बाद करने पर यह सरकार तुल गई है। वर्तमान समय में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो 100% जायज़ है, और वो किसानों का आंदोलन ही नहीं है बल्कि देश के 90% कमेरे वर्ग का आंदोलन है। उस आंदोलन को अगर किसान हार गए तो समझ लो कि देश 500 वर्षों तक गुलाम रहेगा। और ये सत्ता सौंपने के बजाय ये विदेशी शक्ति को सौंप देंगे, लेकिन देश के लोगों को सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये इतनी गंदी सोच के हैं कि कोई आदमी से गलती हो जाता है तो उसका सुधार करता है, लेकिन ये गलती करते नहीं हैं बल्कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से देश में गलती करते जा रहे हैं। और इतनी गलती करते जा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कि उनको आभास नहीं है, उनको सारी चीज़ मालूम है। क्योंकि संघ का जो गुप्त एजेंडा है देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और कमेरे वर्ग को हर स्तर से कमज़ोर करना है। उनका गुप्त एजेंडा इतना घातक है कि जो भारत के संविधान के विरुद्ध वो सारी बातें हैं। और इसके लिए रविंदर सिंह विधायक अरवल, उन्होंने एक मुकदमा कायम किया। जो चिट्ठी उनको गोपनीय पत्र मिला, और वो उस समय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे, और 1994 में वो न्याय चक्र में उन्होंने निकाला था, उस न्याय चक्र में पूरा दिया था। इसके बाद फिर जब उन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट पटना में कायम किया तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसके बाद पूरी तैयारी करके जब सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहाँ पे दायर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर उसको सुनना नहीं था, उसको खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन 2 घंटे पूरी बहस होने के बावजूद इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था।
और उसमें था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रपति मन ये सारे लोग जितने भी हैं इस तरह का चिट्ठी जारी किए हैं, और जो लोग कार्यवाही नहीं किए सब जवाबदेह हैं देश की व्यवस्था को नष्ट करने में, संविधान के विरोध में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपया जुर्माना उतार दिया कि आपने न्यायालय का समय बर्बाद किया है। अब आप ये बताइए, ये देश संविधान से चलेगा कि न्यायपालिका के में बैठे हुए जज जो बेईमानी से निर्णय करते हैं उनसे होता है? और एक उदाहरण हम आपको देंगे कि मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बालिका कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जज संज्ञान में लेकर मुकदमा कायम करता है, और देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज के समझ में नहीं आता है। सकते हैं तमाम तरह का इस तरह घटनाएं हैं, और उसके बाद ये सारी चीज हो रही है। किसान आंदोलन 3 काला कानून जो लाए हैं उसके पक्ष में नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट के लोग और तमाम लोग उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये देश की लड़ाई है, आज़ादी का आंदोलन है। अगर इसमें ये आंदोलन पिट गया तो देश खत्म हो जाएगा, कोई बचाने के बस का नहीं है। और एक चीज देखिए, ऐसा नहीं इस सरकार से सारे वर्ग के लोग दुखी हैं। 180 IAS IPS अफसरों ने जो रिटायर्ड हो गए, उन लोगों ने उन लोकसभा चुनाव के बाद जो पत्र भेजा है भारत निर्वाचन आयोग को 60 पॉइंट देकर, इसका लिखित एक पॉइंट का जवाब दीजिए, जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद 23 राजनीतिक दल मिलकर भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए गए, वो मिलने से इनकार किया, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी पिटीशन दाखिल करने, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए देश कहाँ जा रहा है? ये सारी परिस्थितियां हैं। तो किसान तो बहुत मजबूती से लगा हुआ, और किसान के तो करो और मरो का नारा है। किसान अगर आंदोलन को खत्म कर दिया तो खत्म हो जाएगा, वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों तक वो चैन से नहीं रह सकते। और ये साथ ही साथ ये बिल जो कानून पास किए हैं ये बेईमानी से पास किए, राज्यसभा में इनका सदस्य बहुमत नहीं था, जबरदस्ती पास कर दिया, और राष्ट्रपति ऐसा बन गया है जो खाली बिना चर्चा हुए, बिना पास हुए पहले ही बिल पर दस्तखत कर देता है। अब इसके पहले भी राष्ट्रपति रहे, KR नारायण जी रहे, और भी लोग रहे, लेकिन 6-6 महीने, साल भर बिल रखा रहता था, उस पर दस्तखत नहीं होता था। और ये ऐसे प्रधानमंत्री बन गए कि बस खाली वो बैठे हैं खाली दस्तखत करने के लिए। जैसे लगता है कि वो नहीं दस्तखत करते हैं, संघ का आदमी बैठ के PMO कार्यालय पर कब्जा है और राष्ट्रपति भवन पे कब्जा है, या लोग उसके गुलाम बन गए हैं। कोई सोचने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत घोर चिंता का विषय है। और एक चीज ये भी जानिए, जो बिल किसान के खिलाफ में लाया गया है वो किसान के खिलाफ में ही नहीं, बल्कि देश के कमेरे वर्ग जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, या जो भी अन्न खाने वाले लोग हैं, वो सब संकट में आ जाएंगे। जो गरीब तबका है इसमें 90% लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 रुपये में खरीदेंगे, किसान तो औने पौने दाम बेच देगा क्योंकि उसको अगली फसल लगानी है। लेकिन उद्योगपति ये बड़े बड़े उद्योग का डंप कर लेंगे तो वही 10 रुपये का सामान 100 रुपया 150 रुपये में बेचेंगे, तब लोगों को पता चलेगा। अभी 3 रुपया 2 रुपया किलो गेहूं और चावल जो मिल रहा है, ये सरकार एक बैग बंद करेगी तब सब भूखों मरेंगे, चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, किसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा तो ये निवेदन है देश के लोगों से कि किसान आंदोलन को भरपूर समर्थन करें, और बीजेपी और संघ के लोग जो ये नौटंकी कर रहे हैं, जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, वो सब किसान बनकर नया नया संगठन बना रहे हैं, वो सब धूर्तबाजी मक्कारी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इनके काले कारनामों को समझिए। और वैसे तो एक चीज़ है, मोदी सरकार ने 6.5 साल के अंदर किसी वर्ग को बख्शा नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई उससे बचा नहीं है, सबको उसने धोखा दिया है। इस नाते से सारे लोग आपस के जो नेताओं ने जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा है, वो देश के लिए खतरे की घंटी थी। हालांकि जनता ने अपनी अज्ञानता में
ऐसे लोगों का समर्थन दिया। अब समय है, वक्त है अभी देश को बचाने का, और भारत को बचाने, भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान आंदोलन को हर वर्ग के लोगों को खुलकर समर्थन करना चाहिए, और समर्थन इतना तेज कर दें कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लें। नहीं तो ये सरकार रहेगी तो देश का सर्वनाश तो होना तय है, कोई बचा नहीं सकता देश को। आपका लखनऊ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम यहाँ आए हैं, कुछ लोगों से संपर्क करेंगे। थोड़ा सा ईवीएम के बारे में। हाँ, यहाँ पर हम आए हैं, कुछ लोगों से संपर्क करेंगे। हम तो संत हैं, सत्संग के माध्यम से जनता को हम जागरूक करने के लिए निकले हैं, और सत्य की जानकारी, क्योंकि कबीर साहब ने सत्य पर लड़ाई जारी किया, बुद्ध ने सत्य पर लड़ाई जारी किया। बुद्ध ने जो भी बातें थी, जैसा था सत्य, उसको उन्होंने पेश कर दिया, उस पर कोई चमत्कार या पाखंड का लेप नहीं किया। इसलिए पूरी दुनिया में अगर कोई नंबर 1 का पहला कोई गुरु हुआ है, बुद्ध हुए हैं। दूसरे नंबर पर अगर कोई गुरु हुआ है तो कबीर साहब हुए हैं। इन्होंने किसी को बख्शा नहीं। कबीर साहब ने एक साखी के माध्यम से कहा है, जहिया कृतम ना आता धरती हती न नीर, उत्पत पर ले न हती तरकी काहे कबीर। वो मानव समाज से पूछते हैं कि ये बताइए, जब ये पृथ्वी नहीं थी, पानी नहीं था, और इसके अंदर जो 2 क्रिया हो रही है, बनना बिगड़ना, ये नहीं था, तब आप बताइए आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत कुरान बाइबल त्रिपिटक कहाँ थे? ये सब मनुष्य का लिखा हुआ, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति ने मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छी बातें लिख दी, जिससे मानव समाज इस पर चलकर लंबे समय तक सुखी और समृद्धशाली रहे। और बेईमान आदमी ने बेईमानी से जनता के शोषण के लिए, उसको लूटने, ठगने और धोखा देने के लिए एक किताब ने बहुत सारी किताबें लिख दिया। इसलिए आप इसको जांचो और परखो, जो सत्य लगे उसको अपनाओ, बाकी ना अपनाओ, चाहे किसी किताब में लिखा हो, उससे कोई बात मतलब नहीं है। इस बात को बुद्ध ने भी कहा, और इस बात को कबीर साहब ने भी कहा, और इस बात को हम भी कह रहे हैं। हम सत्य का प्रचार में निकले हैं, और बिहार से लेकर केरल तक तमाम जगह कार्यक्रमों में हम गए, लोगों के बुलाने पर या लोग ले गए, हम बोलते रहते हैं। एक बात देखिए, 1 जनवरी 2017 में हमने एक पर्चा जारी किया था, भारत बचाओ संविधान बचाओ मंच के नाम से, और उसमें भारत की स्थिति पर हमने एक समीक्षा किया था। हम कहाँ से चले थे, कहाँ जाना था, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, भारत का भविष्य देख लीजिए। पर्चा हमने बिहार से लेकर केरल तक तमाम कार्यक्रमों में बांटा, इंटरनेट में भी लोगों ने डाला। लेकिन स्थिति ये है कि इस देश का आदमी पढ़ना नहीं चाहता। दूसरी बात, पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, और तीसरी बात है, समझते हैं तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब मोदी सरकार के तरह तरह के हथकंडे एक के ऊपर हमला शुरू हो गया देश की व्यवस्था को खत्म करने का, तब लोग बोलना शुरू कर दिए कि भारत बचाओ, कोई कहता संविधान बचाओ, कोई कहता आरक्षण बचाओ, कोई कहता संविधान, माने इस तरीके अलग अलग बातें शुरू हो गई। हम तो इस बात को बराबर कह रहे हैं, और हाँ देखिए, हम संत हैं, हम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा आप संत हो के देश के बारे में क्यों बात करते हो, कि देश के नागरिक नहीं हैं? हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा भी वोट का अधिकार है, तो देश के बारे में सोचने और समझने का भी हमारा दायित्व बनता है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि सत्य क्या है उसको हम बताएं जनता के बीच में, समाज के बीच में, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, हम हर एक पर निगाह रखते हैं। और हम चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे, और इसके लिए हमारी ही जिम्मेदारी नहीं, देश के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। चूँकि भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य की धारा 51A में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश से ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार का पर्दाफाश कर तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद का विकास करें। तो हम भारत के संविधान के अनुसार देश में मानववाद की वकालत करते हैं, बहस चलाते हैं, और हम भ्रमजाल को छोड़कर शुद्ध रूप से मानव बनकर स्वयं का विकास करें, परिवार का विकास करें, समाज और देश के बारे में अच्छी सोच करें, अच्छा सोचें, समझें और करें, और एक दूसरे की मदद करें। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी धर्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये तय है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, कहाँ कहाँ करता है। ऐसा नहीं कि हिंदू का बच्चा कहाँ कहाँ करता है, मुसलमान का में करता है, ईसाई का भे करता है, बौद्ध का टे करता है, ऐसा नहीं।
पूरी दुनिया के बच्चे एक एक बोली बोलते हैं, तो इसका मतलब सारे मानव एक हैं। और इसके अंदर जो जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुसलमान और ये नफरत का बीज जो लोगों ने बोया है, अलग अलग बांटा है, ये देश और समाज और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। कोई भी हो, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि मानवता के रास्ते पर देश संगठित हो और न्याय सबको मिले। जाति और वर्ग के हिसाब से न्याय नहीं, संविधान सबका है, एक व्यक्ति का नहीं, न एक जाति का, न एक धर्म का है। भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए ये संविधान लिखा गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान को सभा के सामने पेश करते समय उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि भारत में लंबे समय की जो गुलामी थी, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कारण थी, इसलिए अगर देश की आज़ादी को बरकरार रखना है तो इस गैर बराबरी को जल्द ही मिटाना होगा, अन्यथा बड़े परिश्रम, त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद जो आज़ादी भारत को मिली है वो संकट में आ जाएगा। एक दिन आज़ादी ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि संविधान में लिखित नीतियां या बातें कितनों ही खराब न क्यों ना हो, लेकिन इसको चलाने वालों की अगर नीयत ठीक होगी, नीयत अगर साफ होगी, तो देश में तमाम तरह की समस्याओं का एक एक करके समाधान होते हुए ये देश विश्व की एक महान शक्ति के रूप में स्थापित होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस देश की आज़ादी की रक्षा की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है और अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए देश की आज़ादी की रक्षा के लिए इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी खून के आखिरी बूंद तक, शरीर के आखिरी बूंद तक, खून के आखिरी बूंद तक संघर्ष आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप गुलाम हो जाएंगे, फिर आपकी कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। और इस देश में जो पाखंड फैलाया गया ब्राह्मणवाद के रूप में, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, तमाम तरह के भगवान और देवी देवताओं का जो मकड़ जाल फैलाया गया, यही देश के लोगों के बुद्धि को खत्म कर दिया, कुंठित कर दिया, भ्रम में डाल दिया और इतना भ्रमित कर दिया, लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सच क्या है। इसलिए हम कहते हैं कोई आदमी पूरी दुनिया की जानकारी कर ले या दुनिया की बहुत सारी बातों की जानकारी कर ले, लेकिन यदि वह स्वयं अपने को नहीं समझ सका कि हम हैं क्या, स्वयं को नहीं समझ सका कि हम हैं क्या, मनुष्य हैं या जानवर हैं, या जानवर से बदतर कीड़ा मकोड़ा है, इस बात की जानकारी हर इंसान को होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इसकी अपनी जानकारी नहीं कर पाता, अपने को नहीं समझ पाता है, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोग ही शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं और उपेक्षित होते हैं और गुलाम हो जाते हैं। इसमें दो वर्ग बन जाता है, एक तो बुज़दिल, कायर और निकम्मे लोग पैदा हो जाते हैं और दूसरे बेईमान, ठग, चोर, दलाल, मक्कार और गद्दार, धोखेबाज पैदा हो जाते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए सबको, हर इंसान को, पूरे देश के या पूरी दुनिया के लोगों को अपनी पहचान करना जरूरी है। मनुष्य और जानवर में जो मूल अंतर है, बुद्धि का अंतर है। मनुष्य का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो तो डूब के मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो तो तैरना शुरू कर देता है। और इसके वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, जानवर का बच्चा पैदा होता है, 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है, और आदमी के बच्चे को पैदा होने के बाद उसको खड़ा होने में 12 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 16 महीने लग जाता है। और आदमी 20 साल, 25 साल का जवान है, पानी में इस पार से उस पार जाना हो, तैरने की कला अगर नहीं सीखा तो उस पार नहीं जा सकता और डूब के मर जाएगा। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ तभी है अन्य जीवों से जब वो विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में करेगा तो उसका सही विकास होगा, और गलत दिशा में करेगा तो गलत होगा। गलत का परिणाम गलत होगा, सही का परिणाम सही होगा। चलिए थोड़ा दवा नहीं। तो इसके आधार पर हमने एक संकल्प लिया है मानव समाज को सचेत करने का, जगाने का, और सत्य के आधार पर हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हम कटिहार से भी चल के आए, कटिहार से पटना आए, पटना से लखनऊ आ गए, लखनऊ से फिर अब देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तमाम लोगों का फ़ोन आ रहा है कि वे बुला रहे हैं, हम अपनी बात कहते जाएंगे। समाज को जगाने का हमारा काम है, और समाज को जगाना, देश को बचाना, मानवता की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। हम संत हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देश और समाज के लोगों को जागरूक बनावें, और उसी संकल्प को लेकर अभियान को हम तेज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोग संगठित होकर आपसी भेदभाव को मिटाकर मानवता के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश को बचाने का प्रयास करें।